अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे और आप लोग की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम जानेंगे चंगेज़ ख़ान के बारे में। इस्लाम में चंगेज़ ख़ान का क्या किरदार रहा है और उनकी हिस्ट्री के बारे में आज हम जानेंगे। और ये वीडियो जो मैं आपके सामने प्ले करने वाली हूँ मैंने ली है कोहिस्तानी भाई के चैनल से। तो इसमें उन्होंने क्या बताया, आइए चलिए देखते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हदीस है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत तब तक नहीं आएगी जब तक तुम मुसलमान ऐसे लोगों से नहीं लड़ोगे जिनकी शक्लें बिल्कुल रेड लाल होंगी, उनके नाक बिल्कुल फ्लैट होंगे, उनकी छोटी छोटी आंखें होंगी और चेहरे बिल्कुल शील्ड्स की तरह फ्लैट होंगे और जिनके जूते बालों से बने होंगे। नाउ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के बाद अपनी वफात तक पूरे अरब को फतह कर लिया था और मुसलमानों की एम्पायर पूरे अरब में फैल चुकी थी। जिसके बाद खिलाफत राशिदा के 30 सालों में अबू बकर, उमर, उस्मान और अली की खिलाफत में मुसलमानों ने पहली बार अरब से निकलकर इंसानों की तारीख की सबसे बड़ी एम्पायर बनाई और पहली बार मुसलमान दुनिया के सुपर पावर बने। लेकिन सिर्फ 30 साल हुकूमत के बाद खिलाफत राशिदा खत्म कर दी गई और खिलाफत एक खानदान बनु उमैया के कंट्रोल में आई, जिन्होंने फिर मुसलमानों की इस एम्पायर पर 90 इयर्स तक हुकूमत की और इसे राशिदून खिलाफत की इस साइज से बढ़ाकर इतने इलाके तक पहुंचा दिया। उमैया खिलाफत ने इतने बड़े इलाके को तो फतह कर लिया था, लेकिन बनु उमैया की खिलाफत में एक बहुत बड़ा मसला था कि ये खिलाफत सिर्फ और सिर्फ अरबों की थी, जिसमें नॉन अरब लोगों की कोई हैसियत नहीं थी। इस हद तक अरब कि इतनी बड़ी एम्पायर के बावजूद अरब हमेशा इस पूरी एम्पायर में बाकी अवाम से बहुत कम मिलते थे और किसी नॉन अरब को अरब से शादी करना इम्पॉसिबल था। और बनु उमैया की गवर्नमेंट में सारे पोस्ट सिर्फ अरबों के पास थे। ये उसी तरह था जिस तरह आज यूएई और सऊदी में पाकिस्तानियों और इंडियंस को ट्रीट किया जाता है। इस सब से तंग आकर उमैया खिलाफत के खिलाफ उनके मुल्क के अंदर से ही बगावत हुई और एक और खानदान अब्बासियों ने खिलाफत संभाली, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की औलाद थे। अब अब्बासियों के टाइम पर ही मुसलमानों की ताकत अपनी पीक तक पहुंची, जिसे वेस्ट में इस्लामिक गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है, जब बगदाद अब्बासी खिलाफत का कैपिटल दुनिया की सबसे ताकतवर सिटी थी। अब्बासी खिलाफत ने दुनिया की सुपर पावर होने के साथ साथ एक बहुत ही यूनिक काम किया कि उन्होंने अपने कैपिटल बगदाद के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बनाई, जिसे हाउस ऑफ विजडम कहा जाता था। और इस लाइब्रेरी को दुनिया की बेहतरीन किताबों, स्टोरीज और पोइट्री से भर दिया, जिसकी वजह से दुनिया के सारे इंटेलेक्चुअल लोग, साइंटिस्ट, पोइट्स, आर्टिस्ट्स सब अपने इलाके छोड़कर यहाँ इस सिटी में जमा होने लगे। अब्बासी खलीफा ने इस हाउस ऑफ विजडम में एक पोर्शन ट्रांसलेशन के लिए बनाया, ताकि यहाँ पर लोग बैठकर दुनिया के पुराने अजीम लोगों की राइटिंग्स को अरबी जबान में ट्रांसलेट कर सके। और जब ये ट्रांसलेशन शुरू हुई तो आहिस्ता आहिस्ता अरबी जबान दुनिया की सबसे ताकतवर जबान बनने लगी, जिस तरह आज इंग्लिश जबान है। अब्बासी खिलाफत ने दुनिया में पहली बार साइंटिस्ट को अपने रिसर्च करने के लिए फंडिंग करना शुरू की, जिसकी वजह से दुनिया में बड़े बड़े मुसलमान साइंटिस्ट सामने आए, जैसे कि बगदाद के इस हाउस ऑफ विजडम का हेड जिसका नाम था अल-ख्वारिज़मी, A man named Al-Khwarizmi जिन्होंने पहली बार दुनिया में अलजबरा इंट्रोड्यूस किया, was one of the greatest mathematicians of all time, a Muslim, worked in the golden age of Islam. जो आज भी दुनिया के साइंस में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। अब्बासी खिलाफत में साइंस के साथ साथ आर्ट्स भी बहुत आगे बढ़ा और इसी दौर में अल्फ लैल व लैल जैसी किताब लिखी, 1001 Nights, जिसमें ऐसी स्टोरीज लिखी गई जिन पर आज तक हॉलीवुड में मूवीज बनाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अलादीन, अली बाबा, They all know about Alibaba. और सिम्बाद वगैरह। इन शॉर्ट मुसलमान दुनिया के सुपर पावर थे और इन्हें चैलेंज करने वाला दुनिया में कोई भी नहीं था। लेकिन जब भी हिस्ट्री में कोई एम्पायर इस लेवल तक पहुंचती है तो उससे आगे सिर्फ एक ही रास्ता होता है, डिक्लाइन। हुआ यूं कि अब्बासियों से पहले उमैया खिलाफत एज वी नो कि सिर्फ अरबों की खिलाफत थी, लेकिन अब्बासी खिलाफत उमैया से बिल्कुल ऑपोजिट थी। मतलब इस खिलाफत के दौर में एम्पायर के हर कोने से लोग गवर्नमेंट में शामिल थे, पर्शियंस, टर्क्स, ग्रीक सब। और एक अब्बासी खलीफा ने तो तुर्कों की एक बहुत पावरफुल फौज भी बनाई, सल्जूक फौज। और ये फौज टाइम गुजरने के साथ साथ इतनी स्ट्रांग हो गई कि इसने अब्बासी खिलाफत को मजबूत करने के बजाय खिलाफत का सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, जिसके बाद खलीफा सिर्फ एक नाम का खलीफा था और मुल्क की सारी ताकत सल्जूक फौज के पास थी।
یہ ایسا ہے جیسے آج کسی ملک کا پرائم منسٹر صرف نام کا پرائم منسٹر ہو اور ملک کی ساری طاقت کسی اور کے پاس ہو. سوری. سلجوق فوج کے کنٹرول کے بعد اسی فوج کی وجہ سے آہستہ آہستہ عباسی خلافت کمزور ہوتی گئی اور ان کی اس اتنی بڑی امپائر میں ہر طرف بغاوتیں سٹارٹ ہونے لگی, جس سے آخر یہ اتنی بڑی امپائر چھوٹے چھوٹے حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی, جس کی وجہ سے مسلمانوں کے ہاتھ سے پہلی بار فلسطین چھین لیا گیا. اس سب سے بہت سال پہلے پہلی خلافت میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سارے علاقوں کو فتح کر رہے تھے تو انہوں نے کرسچنز کی سب سے ہولی سٹی جروسلم کو بھی فتح کر لیا تھا. اس کے بعد اگلے 450 سال تک کسی کی بھی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ فلسطین مسلمانوں سے لے سکے, لیکن جب عباسی خلافت کمزور ہو گئی اور مسلمان بہت چھوٹے حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے تو اس ٹائم کا یورپ کے کرسچنز نے فل فائدہ اٹھایا اور یروشلم فلسطین کو مسلمانوں کے ہاتھ سے چھڑانے کے لیے ایک بہت بڑی جنگ سٹارٹ کی, The Crusades. The mightiest battle between Christianity and Islam. اور آخر 1099 میں انہوں نے فلسطین اور جروسلم فتح کرنے کے بعد ہزاروں مسلمانوں, بچے, عورتیں, بوڑھوں کو شہید کر دیا اور ان کے گھروں کو آگ لگا دی. ایک کتاب میں تو یہ تک لکھا ہے کہ کروسیڈرز نے مسلمان ماؤں سے ان کے بچے چھین کر بڑی بڑی بلڈنگ سے نیچے پھینک دیے. مسلمانوں نے ان کروسیڈرز سے بھاگ کر گھروں اور مسجدوں میں چھپنے کی کوشش کی, لیکن کروسیڈرز نے بجائے اس کے کہ ان کو نکالا جائے, کروسیڈرز نے ان گھروں کو باہر سے آگ لگا دی, جس سے ہزاروں مسلمان جل کر راکھ ہو گئے. اگر آپ سوچیں گے کہ اتنا ظالم کوئی کیسے ہو سکتا ہے, تو آج بھی فلسطین میں یہی سب کچھ ایگزیکٹلی اسی طرح ہو رہا ہے. کرسچنز کے ظلم سے کچھ ہی مسلمان وہاں سے بچ کر نکلے اور یہ مسلمان مسجد اقصی سے اس پرانے قرآن مجید کو بھی اپنے ساتھ لے کر گئے جو حضرت عثمان کے دور میں لکھا گیا تھا. اس سب ظلم کے باوجود دنیا میں مسلمانوں کا ایسا کوئی لیڈر بھی نہیں تھا جو فلسطین کو دوبارہ فتح کر سکے. لیکن فلسطین کھونے کے صرف 40 سال بعد عراق میں ایک عام سے سولجر نجم الدین ایوب کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا. یوسف صلاح الدین ایوبی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. صلاح الدین ایوبی 25 سال کی ایج میں اپنے چاچا کے ساتھ عراق چھوڑ کر ایجپٹ کی طرف گئے اور وہاں آہستہ آہستہ بہت لمبی سٹرگل کے بعد ایجپٹ کے بادشاہ سلطان بن گئے. یہ بہت لمبی کہانی ہے, اسے پھر کریں گے. اب جب یہاں ایجپٹ میں صلاح الدین ایوبی ایجپٹ کے بادشاہ بننے کی طرف جا رہے تھے تو اسی دوران یہاں سے بہت دور منگولیا میں ایک چھوٹے سے گاؤں کے ایک چھوٹے سے قبیلے کے سردار کے گھر میں بھی ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام تھا تھیموجن چنگیز خان. یس, صلاح الدین اور چنگیز خان ایک ہی دور میں زندہ تھے. ایک نے مسلمانوں کو واپس گلوری کی طرف لے کے جانا تھا اور دوسرے نے مسلمانوں کو ایسا تباہ کرنا تھا جو اس سے پہلے کسی نے بھی نہیں کیا تھا. فلسطین اور اسپیشلی جروسلم کو کھونے کے بعد مسلمانوں کا کوئی اسٹرانگ لیڈر تو نہیں تھا, لیکن اس دوران سب سے زبردست رول مسلم اسکالرز علماء نے پلے کیا تھا, کیونکہ اس سے پہلے جو مسلمان ہر وقت آپس میں لڑتے رہتے تھے اور بہت سارے فرقوں میں ڈیوائیڈڈ تھے, انہیں کچھ بہت عظیم اسکالرز نے ایک ہی گول پر یونائٹ کرنا شروع کیا کہ کسی بھی حال میں فلسطین کو دوبارہ فتح کرنا ہے, جس سے اگلے کئی سالوں میں مسلمان کنگڈمز کی ینگ پاپولیشن کے دماغ میں یہ بات بہت اچھی طرح بیٹھ گئی. لیکن پھر بھی مسلمانوں کا ایسا کوئی ایک لیڈر نہیں تھا جو مسلمانوں کو یونائٹ کر کے کرسچنز پر حملہ کر سکے. آخر صلاح الدین ایوبی نے ایجپٹ کا سلطان بننے کے بعد پہلے تو کرسچنز کے ایک گروپ سے ڈیل کر لی کہ اگلے 10 سال تک بالکل امن ہوگا اور ہم ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں, آلموسٹ صلح حدیبیہ کی طرح. ان 10 سالوں کو یوز کر کے صلاح الدین ایوبی نے پہلے مسلمانوں کو یونائٹ کرنا شروع کیا اور پھر آخر اس سارے علاقے کو فتح کرنے کے بعد اب صلاح الدین ایوبی دنیا کے سب سے طاقتور مسلمان بادشاہ بن چکے تھے اور دنیا کے سارے مسلمان فلسطین کو فتح کرنے کے لیے صلاح الدین ایوبی کی طرف دیکھنے لگے. آخر صلاح الدین ایوبی نے اپنی فوج لے کر کروسیڈرز پر حملہ کر دیا اور سال 1192 میں جروسلم کو مکمل طور پر فتح کر کے سیکیور کر لیا. 1192 مسلمانوں کی تاریخ کا بہت امپورٹنٹ سال تھا, کیونکہ اس سال ایک طرف صلاح الدین ایوبی نے اتنی بڑی فتح حاصل کی اور دوسری طرف شہاب الدین غوری نے انڈیا پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا اور دلی سلطنت کی بنیاد بھی رکھی. اب آلموسٹ 100 سال بعد مسلمان آخر کار دوبارہ تھوڑا سٹیبل ہونے لگے اور مسلمانوں کی کھوئی ہوئی عزت بھی انہیں واپس ملنے لگی. لیکن اب جب مسلمانوں کو تھوڑی کامیابی مل چکی تھی تو اس سب سے 600 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی حدیث کے پورے ہونے کا ٹائم آ چکا تھا. تو اس سب سے بہت دور چنگیز خان نے منگولیا کو یونائٹ کر لیا تھا اور بہت تیزی سے ہر طرف اپنی طاقت بڑھا رہا تھا. چنگیز خان کا اصلی نام تیموجن تھا اور اس کا باپ منگولیا کے ایک چھوٹے سے قبیلے کا سردار تھا. لیکن تیموجن کے بچپن میں ایک دوسرے قبیلے نے اس کے باپ کو سیکریٹلی زہر دے کر مار دیا تھا, جس کے بعد تیموجن اور اس کا پورا خاندان بہت سخت زندگی گزارتا رہا اور کہا جاتا ہے
कि एक वक्त में तैमूजिन चाइना में किसी और का गुलाम बनकर भी रहा, लेकिन फिर तैमूजिन ने आखिर वापस मंगोलिया आकर अपने कबीले को यूनाइट किया और आहिस्ता आहिस्ता उसकी ये मंगोल एम्पायर बढ़ने लगी और इतनी बड़ी हो गई कि मंगोलियंस ने तैमूजिन को एक बहुत बड़ा टाइटल दिया, चंगेज खान, जिसका मतलब है सबसे बड़ा बादशाह। खान, ये नाम खान इससे पहले टर्किश जबान में भी यूज किया जाता था, लेकिन चंगेज खान की वजह से ये नाम पूरी दुनिया में हमेशा के लिए फेमस हो गया। मतलब कुछ सर्वेस के मुताबिक आज दुनिया में 2.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके नाम में खान आता है, जैसे कि शाहरुख खान, आमिर खान और ऑफ कोर्स इमरान खान। मंगोलिया को आज भी अगर देखा जाए तो एक बहुत ही गरीब और आम सा मुल्क है और उस जमाने में तो इससे भी बहुत ज्यादा कमजोर था। इसीलिए चंगेज खान के इस एम्पायर के बनने के बाद भी मंगोलिया के नेबर चाइना ने इसे सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि आने वाले कुछ ही सालों में चंगेज खान ने चाइना की कैपिटल बीजिंग को फतह कर लिया और पहली बार लोगों ने देखा कि चंगेज खान कितना जालिम है। और उसके जुल्म की कहानियां तो हम सब ने सुनी है कि वो लोगों के सर काट कर उसके पिरामिड्स बनाया करता था, लेकिन ये जुल्म चंगेज खान का कोई शौक नहीं था, इस जुल्म से उसे बहुत बड़ा फायदा था। मतलब उसने अपनी पूरी फौज को 10 आदमियों के ग्रुप्स में डिवाइड किया और फिर 10 से 100 और फिर 100 से 1000 और 1000 से 10,000 के ग्रुप्स। नाउ चंगेज खान ने अपनी आर्मी के लिए एक रूल बनाया था कि हर 10 लोगों के ग्रुप में अगर एक बंदा भी जंग छोड़कर भाग जाएगा तो उसके ग्रुप के बाकी 9 लोगों के सर काट दिए जाएंगे, जिससे चंगेज खान की आर्मी के सोल्जर्स एक दूसरे को जंग से भागने ही नहीं देते थे और जो भी भागने की कोशिश करता था उसे उसकी आर्मी खुद ही मार देती थी। इसके अलावा चंगेज खान ने जस्टिस का एक ऐसा सिस्टम बनाया कि अगर कोई भी इस एम्पायर में किसी दूसरे का घोड़ा चोरी करे और पकड़ा जाए, उसे उस एक घोड़े के बदले 10 घोड़े वापस करने होंगे, और अगर वो वापस ना कर सका तो सिर्फ उसे नहीं, उसके पूरे खानदान, बच्चे, बीवी, माँ बाप सबको मार दिया जाएगा। इस तरह चंगेज खान की ये जालिम एम्पायर बहुत तेजी से फैलने लगी और आखिर मुसलमानों की एक एम्पायर ख्वारिज़म से टकरा गई। पहले तो चंगेज खान का कोई इरादा नहीं था कि वो मुसलमानों से जंग करे, इसीलिए उसने ख्वारिज़म के बादशाह की तरफ दोस्ती का पैगाम लेकर एक डेलीगेशन भेजा, लेकिन ख्वारिज़म के बादशाह ने उन सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी वजह से उन्हें रिहा करने के लिए चंगेज खान ने अपने एम्बेसडर को बादशाह की तरफ भेजा, लेकिन बादशाह ने उस एम्बेसडर का सर काट दिया। अब ये बहुत बड़ी बात, एम्बेसडर या मैसेजर को कत्ल करना इस्लाम में और दुनिया के हर कानून में बहुत बड़ा जुर्म है। जब मंगोलिया में चंगेज खान को इसका पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया और अब उसकी इज्जत का सवाल भी था, तो उसने अपनी सबसे बड़ी फौज 1 लाख की फौज लेकर ख्वारिज़म की तरफ रवाना हुआ और यहाँ मुसलमानों और मंगोल्स के दरमियान अगले 100 साल की जंग शुरू हुई। चंगेज खान ने बहुत तेजी से ख्वारिज़म की इस पूरी एम्पायर को खत्म कर दिया और हर सिटी को फतह करने के बाद वहाँ की सारी पॉपुलेशन के सर काट दिए और फिर उनके पिरामिड्स बनाए, ताकि पूरी दुनिया को पता चल जाए कि चंगेज खान से फड्डा लेना कोई आसान काम नहीं है। चंगेज खान के हमले से पहले ख्वारिज़म एम्पायर, जिसमें आज अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान जैसे इलाके हैं, इनकी आबादी 2 मिलियन 20 लाख के करीब थी और चंगेज खान के हमले के बाद अब यहाँ की आबादी सिर्फ 2 लाख रह गई थी। मतलब चंगेज खान ने 18 लाख मुसलमानों को शहीद किया था। इन इलाकों को फतह करने के बाद एक दिन चंगेज खान ने सारे मुसलमानों को एक मस्जिद में जमा किया और फिर खुद मिंबर पर चढ़ा और सारे मुसलमानों से कहा कि मैं तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर अजाब बनाकर भेजा गया। इसके बाद मंगोलियन एम्पायर और भी बढ़ती गई और ऊपर रशिया को भी फतह कर लिया, लेकिन उसी दौरान मंगोलिया में चंगेज खान फौत हो और अपने बाद अपने बेटे उगुदाई को सबका बादशाह बनाया और अपनी पूरी एम्पायर को अपने बेटों में डिवाइड कर दी। लेकिन चंगेज खान के जाने के बाद भी मंगोल एम्पायर हर तरफ फैलती गई और आखिर बहुत साल बाद चंगेज खान के पोते हलाकू खान ने एक और बहुत बड़ी फौज तैयार की और उसे लेकर बगदाद अब्बासी खिलाफत के कैपिटल की तरफ बढ़ने लगा, जो उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पावरफुल सिटी थी। अब चाहिए तो ये था कि उस वक्त के मुसलमान यूनाइट होकर मंगोल से लड़ते, लेकिन उस वक्त के मुसलमान इतने फिरकों में डिवाइड हो चुके थे कि मंगोल एम्पायर से लड़ने से ज्यादा वो एक दूसरे से डिबेट्स और मुनाजरों में ज्यादा इंटरेस्टेड थे। हलाकू खान ने हर तरफ से बगदाद को घेर लिया और फिर आखिर 1258 बगदाद को मुसलमानों से छीन लिया और मुसलमानों के खलीफा को कत्ल कर दिया, जिसके बाद अब्बासी खिलाफत 500 साल तक हुकूमत करने के बाद हमेशा के लिए खत्म। बगदाद फतह करने के बाद हलाकू खान की फौज ने इतना खून बहाया कि कहा जाता है कि बगदाद में दरियाए फुरात का कलर मुसलमानों की खून की वजह से कई दिन तक बिल्कुल रेड, और रेड कलर के बाद
यूफ्रेटिस रिवर का कलर ब्लैक हो गया क्योंकि हलाकू खान ने बगदाद के हाउस ऑफ विजडम, जो दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी, उसके सारे किताब जलाकर राख कर दिए और उन्हें दरिया में फेंक दिया, जिसकी वजह से दरिया फुरात का कलर कई महीने तक बिल्कुल ब्लैक था। हिस्ट्री में मुसलमानों पर इतना सख्त टाइम कभी भी नहीं आया कि सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि इस्लाम की सबसे होली साइट्स को भी खतरा हो, क्योंकि अब्बासी खिलाफत को खत्म करने के बाद अब मंगोलों के सामने सिर्फ एक और सल्तनत थी, ममलूक सल्तनत, और अगर ये इसे भी हरा देते तो मक्का और मदीना का कंट्रोल भी मंगोल्स के पास चला जाता, तो वो 100% मक्का में काबा को गिरा देते। बट ऐसा नहीं हुआ। जब मंगोल्स बगदाद फतह करके आगे बढ़े तो ये देखकर इजिप्ट के ममलूक सुल्तान ने अपने जनरल बेबर्स के साथ मंगोलों से लड़ने का फैसला किया। सुल्तान को सबने समझाने की कोशिश की कि मंगोलों से लड़ना इम्पॉसिबल काम है, क्योंकि उस जमाने के लोगों और कुछ बड़े बड़े स्कॉलर्स ने भी ये कह दिया था कि ये मंगोल ही असल में याजूज माजूज है और बस इसके कुछ ही अरसे बाद कयामत आने वाली, तो इनसे जीतना नामुमकिन है। लेकिन फिर भी सुल्तान और उसका जनरल बेबर्स मंगोलों के खिलाफ एक फौज जमा करने लगे। अब इसी दौरान मंगोलिया में हलाकू खान का भाई, जो उस वक्त पूरे मंगोल एम्पायर का बादशाह था, मार दिया गया। तो हलाकू खान मजबूरन अपनी बड़ी फौज लेकर वहां से वापस चला गया और एक छोटी फौज को यहाँ पर छोड़ा। और आखिर फलस्तीन में एन जालूत के मकाम पर मंगोल्स और मुसलमानों की फौज आमने सामने हुई। ये एन जालूत इलाका फलस्तीन में है और इसे एन जालूत इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहूदियों के मुताबिक ये वही एग्जैक्ट जगह है जहाँ पर इससे हजारों साल पहले दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक बहुत बड़े वॉरियर जालूत को हराया था। और अगेन अब हजारों साल बाद यहाँ एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ कि कमजोर मुसलमानों ने पहली बार द ग्रेट मंगोल एम्पायर को बहुत बुरी तरह हरा दिया और मंगोल एम्पायर की एक्सपेंशन को हमेशा के लिए रोक दिया। मतलब ये जंग हारने के बाद मंगोल एम्पायर कभी भी इससे आगे नहीं बढ़ी। ये थी मंगोल्स और मुसलमानों की जंग, जिसका इससे बहुत साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दिया था, जो आखिर एन जालूत की जंग के साथ खत्म हो गई। लेकिन फिर भी मुस्लिम दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से पर मंगोल्स का कंट्रोल था और उन्हें दुनिया में कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता यही मंगोल यहाँ के रिलीजन इस्लाम को स्टडी करने लगे और आखिर इतना इम्प्रेस हुए कि सारा मंगोल खानदान जो इन इलाकों में आबाद था मुसलमान हो गया और ये सारे इलाके दोबारा इस्लाम के कंट्रोल में आए। अगर आप चंगेज खान की औलाद के सारे नाम देखें तो पहले इन सारों के नाम बिल्कुल मंगोल नाम, जैसे कि ओगोदाय, जोची, हलागू, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनके नाम मंगोल से मुसलमान नाम होने लगे, जैसे कि मुहम्मद, तैमूर, यूनुस और बाबर। क्योंकि इंडिया पर बहुत साल हुकूमत करने वाली मुगल एम्पायर इसी चंगेज खान की औलाद में से थे। हजरत उमर और चंगेज खान में एक बात कॉमन है कि इन्होंने अपने जमाने की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर एम्पायर्स बनाई थी। लेकिन इन दोनों एम्पायर्स में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि आज चंगेज खान को सिर्फ एक जालिम के तौर पर याद किया जाता है, लेकिन हजरत उमर को पूरी दुनिया एक ग्रेट लीडर मानती है। सब्सक्राइब। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। चंगेज़ खान की हिस्ट्री जानकर आपको बहुत मज़ा आया होगा। और ये बात तो मुझे अभी पता चली कि जो बाबर थे, हमारे इंडिया के जो मुग़ल सल्तनत के बादशाह थे, वो जो है इन्हीं के ख़ानदान से थे। सो ये बात मुझे पहले नहीं पता थी कि ये चंगेज़ खान के ख़ानदान से ही हैं। सो ये बात मुझे अभी पता चली और इनकी हिस्ट्री जान के बहुत मज़ा आया। और आई होप कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट कौन सी वीडियो पर आपको रिएक्शन चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।